थी ना उन लोगों की क्लास चली। तो आया समझ में, ये चीज क्लियर हुई? बताओ। अब एक चीज बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे, एक चीज बिल्कुल सिंपल देखो कि जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है ना, मैं आपसे कहता हूँ कि देखो भाई इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये किस तरफ जाएगा? नीचे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स इसमें नीचे लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स में ऊपर लग रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? जाएगा नीचे ही, जाएगा नीचे ही, लेकिन नीचे जाने का फोर्स इसका कम हो जाएगा, सिर्फ 1 न्यूटन का है। आया समझ में? सेम केस यहाँ पे भी होता है, ग्रेविटी उतनी ही लगती है। देखो ग्रेविटी, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सेम एग्जांपल को सेट करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि नीचे की तरफ 3 लगा, ऊपर की तरफ 2, अभी भी टोटल 5 ही है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, नीचे की तरफ वाला कम हो गया, ऊपर की तरफ वाला भी कम हो गया। आ रहा है समझ में? उसी तरह से यहाँ मान लो तुम्हारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 100 का था ऑन अर्थ सरफेस, ठीक? जब तुम डी डेप्थ नीचे गए हो, जब तुम डी डेप्थ पे आए हो, तो फोर्सेस हो गए 70-30, जिसमें से 70 नीचे लग रहा है और 30 ऊपर लग रहा है। तो रिजल्टेंट क्या आया? रिजल्टेंट आया 40, और कम हो गया। क्लियर हुआ ये? क्या हुआ? 40 कैसे आ गया? 40। दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता हाँ है? यस सर, इसमें माइनस कर देंगे। तो इसमें माइनस हमने कर दिया, 40 आ गया। ये सेम केस इस कंडीशन में होता है जब तुम डेप्थ में जाते हो। देखो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके निकाला जाता है, वो मुझे आता है, लेकिन वो 11th का टॉपिक है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। आपके लिए बस इतना रिक्वायर्ड है कि आप ये चीज पढ़ लो कि हाँ जैसे जैसे तुम डेप्थ में जाओगे ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। इवन यही नहीं, जब तुम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाते हो, सेंटर पे, तो ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी 0 ग्रेविटी में तुम पहुंच। आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये चीज अब याद रखना, ठीक? अगर तुम अर्थ सरफेस से नीचे जा रहे हो तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो हमने कौन कौन सा वेरिएशन देख लिया? हमने वेरिएशन देखा ऑन एल्टीट्यूड, हमने वेरिएशन देखा एल्टीट्यूड के साथ साथ डेप्थ। अब आ जाते हैं शेप ऑफ अर्थ के। तो एक बात बताओ, थर्ड टॉपिक, शेप ऑफ अर्थ है कैसा? स्फेरिकल। स्फेरिकल है? यस सर। नहीं भाई, स्फेयर नहीं है, अर्थ चपटी है, तुम लोगों ने पढ़ा ना थोड़ा सा। अर्थ कुछ ऐसी है, इलेप्टिकल नहीं है, इलेप्टिकल इस तरह से। और अगर अर्थ का सेंटर यहाँ है ना, तो ये रेडियस एट पोल, ये रेडियस एट पोल कहलाएगी, और ये रेडियस एट इक्वेटर कहलाएगी। और रेडियस एट इक्वेटर ग्रेटर होती है रेडियस एट पोल से। नहीं आया समझ? ये अर्थ का शेप है, अभी मैं अर्थ के शेप के बारे में बता रहा हूँ कि सेंटर से जब तुम डिस्टेंस निकालते हो ना, तो इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू पोल। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इस फॉर्मूले पे जरा देखना कि फोर्स की जो वैल्यू होगी G m/G m m आर स्क्वायर, यही तो होता है फोर्स, वेयर आर इज द डिस्टेंस। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे यहाँ आता है और एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे यहाँ आता है, तो इस केस में डिस्टेंस कम होगी और इस केस में डिस्टेंस ज्यादा होगी दूसरे वाले केस में। तो जहां पे ज्यादा डिस्टेंस होगी वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लेस आएगी, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इक्वेटर पे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पोल पे। आ रहा है समझ में? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो पोल पे आएगी वो ग्रेटर आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इक्वेटर से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि पोल पे डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना डिस्टेंस। नहीं आया समझ? बताओ, क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। आगे बाकी लोग बताओ, अफनान, इमरान, क्लियर हुआ या नहीं? यस सर हो गया। चलो कितनी होती है? हाँ, पोल्स पे कितनी होती है? पोल्स पे कितनी होती है? देखो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। अब ऐसा मत सोच लेना कि एक प्लेस पे 9.8 है तो दूसरे प्लेस पे 8.6 हो जाएगी, नहीं, इतना चेंज नहीं आता, बहुत ही स्लाइटली चेंज आता है। अगर इक्वेटर पे तुम्हारा 9.8 है तो यहाँ पे हो सकता है 9.75 हो, 7.6 हो, इस तरह से चेंज होगा, और माइन्यूट चेंज। कितनी होती है एग्जैक्टली, अगेन ये हमारा टॉपिक नहीं, कितनी होगी ये हमारा टॉपिक नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी भी हमें क्वेश्चन में रेडियस ऑफ पोल अलग नहीं बताया जाता, रेडियस ऑफ इक्वेटर अलग नहीं बताया, जिस दिन बताया जाएगा उस दिन हम बता देंगे कितनी। ठीक है, हमें बस उसके वेरिएशन को देखना है कि वेरी कैसे करती है। हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि
जैसे जैसे तुम हाइट पे जाओगे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे कम होगी। जैसे वैसे डाउन द अर्थ जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे कम होगी। जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बस तुम ये कहोगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। यस सर। चलो अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज आवर रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ, ये फोर्थ टॉपिक है, रोटेशन ऑफ, रोटेशन ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, बर्फ का गोला खाया है किसी ने? यस सर। यस सर। किसने खाया है? घर पे बना के खाया, बाहर खाया? सर दोनों। बाहर खाया सर। बाहर खाया। बाहर बाहर। वाले तो बहुत, बाहर वाला खाने लायक नहीं होता है जी, तो पता नहीं क्या क्या मिक्स कर देते हैं सर। चलो कोई बात नहीं, अब तो खा ही लिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ऐसे रेड होता है, यहाँ से कोई और कलर होता है, यहाँ से कोई और एक कलर होगा, मान लो येलो इस टाइप का ऐसे होता है, ठीक है। ये बताओ जैसे मान लो मैं एक जो उसमें एक मटेरियल होगा, मान लो रेड कलर का कोई मटेरियल होगा, जूस इस तरह से ऐड कर दिया गया, ठीक। इसे अगर मैं स्लोली स्लोली रोटेट करूं तो क्या होगा? मिक्स होगा। वो मटेरियल मेल्ट होके नीचे की तरफ आएगा, वैसे भी आएगा, वैसे भी आता रहेगा। और अगर फास्ट मूव करा दूं तो, बहुत ही फास्ट मूव करा तो ये मटेरियल आउटवर्ड जाने लगता है ना। सर गोला गिर जाएगा। गोला नहीं गिरता है भाई, ऐसे ऐसे फास्ट मूव कराओ तो पूरा का पूरा पानी चारों तरफ से निकलने लगता है। क्या तुम लोग गोला खाए हो, कुछ भी नहीं खाए हो, तुम लोग इस गोला से नहीं हो। चलो ठीक है, तो ये तो बाहर की पूरे में तरफ फैल जाएगा। मतलब तो अर्थ गिर है, हाँ? क्या हुआ? जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये चीज समझ में आई कि मतलब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये जो कोई भी यहाँ पे कोई भी एक मटेरियल होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा, सीधे बाहर की तरफ। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो Yes, इसी sir. तरह से अर्थ की रोटेशन है। अर्थ की रोटेशन देखो, हम लोग अर्थ पे कहाँ है, अर्थ की सरफेस पे बैठे हुए, बिल्कुल वैसे जैसे गोले के ऊपर क्रीम होती है, और अर्थ रोटेट कर रही होती है। अर्थ क्या कर रही होती है? रोटेट। अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अर्थ का रोटेशन अभी इस तरह से है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो नीचे की तरफ है, और अगर तुमने रोटेशन अर्थ का बढ़ा दिया तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जैसे जैसे गोले पे लगता है बाहर की तरफ, ठीक है। उस समय जब एक बाहर की तरफ फोर्स लगने लगेगा, ग्रेविटी इनसाइड है, तो ग्रेविटी की वैल्यू नेट जो फोर्स है ना वो डिक्रीज कर जाएगा। तो रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। रोटेशन अगर हाई होगा, रोटेशन हाई होगा, रोटेशन हाई होगा तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज, जी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और रोटेशन स्लो होगा तो जी इंक्रीज कर जाएगा। नहीं आया समझ? बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं? sir. आ गया ना? Yes, तो sir. इस चारों वेरिएशन को अपने माइंड में रखना कि रोटेशन हाई होगा तो क्या होगा, रोटेशन स्लो होगा तो क्या होगा, ठीक। अच्छा अब एक और बार मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, चार सर टॉपिक दोबारा बताइएगा सर। ये अर्थ के रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है? रोटेशन सर जब हाई होगी तो जी डिक्रीज हो जाएगा। जो जी डिक्रीज कर जाएगा उसका रीजन मैं बता रहा हूँ ना, कि जैसे ही तुम, जैसे मान लो तुम अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, अर्थ सरफेस अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक। तो रोटेट अगर कर रही है, जैसे मान लो तुम अर्थ सरफेस पे कहीं यहाँ आके बैठे हुए, तो बहुत तेजी से रोटेट करे ना तो तुम्हारे ऊपर एक बाहर की तरफ आउटवर्ड एक फोर्स अप्लाई हो जाता है, जिससे तुम बाहर चले जाते हो। ऐसा होता है या नहीं होता? Yes, बिल्कुल sir. गोले की तरह, Yes, जैसे sir. बहुत तेजी से रोटेट करो तो इसका जो वाटर है ना चारों तरफ फैलता है, ठीक है। और ग्रेविटी तुम्हें अंदर की तरफ पुल करने की कोशिश करती है, और ये एक फोर्स आया है ड्यू टू रोटेशन जो तुम्हें बाहर की तरफ पुल करने की कोशिश करता है। तो नेट फोर्स जो होता है ना, नेट फोर्स जो रिजल्टेंट आता है इन दोनों का, वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन वो रोटेशन की वजह से, जितना ज्यादा रोटेशन होगा उसमें, जितना ज्यादा रोटेशन होगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। इवन जब तुम 11th में पहुंचते हो तो हम अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, एक स्पीड, एंगुलर स्पीड, सच दैट कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारी ग्रेविटी जीरो हो जाए। अर्थ की रोटेशन स्पीड कितनी हो जाएगी, ग्रेविटी जीरो, हम स्पेस में ये निकालते हैं, कैलकुलेट किया जाता है। सर रोटेशन कैसे ज्यादा होगा करेंगे तब? मतलब अब कर तो सकते नहीं, अर्थ कोई छोटा सा बच्चा तो है नहीं कि कान पकड़ के घुमा दिया, ठीक है। तो बड़ी स्पीड है, उसे बस पढ़ा जाता है उसको कि हाँ अगर रोटेशन स्पीड अर्थ की तेज हो जाए तो फिर क्या होगा। समझ में आया? कर नहीं सकते, अर्थ की स्पीड हम थोड़ा Yes, बढ़ा sir. सकते हैं। चलो
लेकिन ये याद रखना कि अगर रोटेशन हाई होगा तो जी डिक्रीज कर जाएगा और रोटेशन स्लो होगा तो जी इंक्रीज कर जाएगा। अब एक और फाइनल डिसीजन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक चीज फाइनल कंक्लूजन है, ये अर्थ सरफेस है, मान लो कहाँ है, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे ऊपर जाओगे जी डिक्रीज करेगा, नीचे जाओगे जी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जहां पे तुम हो ना अर्थ सरफेस पे, वही मैक्सिमम वैल्यू है, वही जी की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी कहाँ एग्जिस्ट करती है, ऑन अर्थ सरफेस। मैक्सिमम वैल्यू जी एग्जिस्ट कहाँ करती है, ऑन सर अर्थ अर्थ के कोर में जी डिक्रीज करेगा, और अर्थ के कोर में तो जी जीरो हो जाएगा। अभी तो बताया ना जीरो, अर्थ के कोर में जीरो, यहाँ देखो यहाँ बताया था। हाँ सर सो रहे थे। सो रहे थे, हाँ हारून सर बताया ही नहीं कि क्लास चलेगी तो सो ही रहे थे। अच्छा मैसेज तो पढ़ गया था बेटा पहले ही, कल का ही मैसेज था। सर ऊपर जाएगी तब भी जी डिक्रीज करेगी। हाँ ऊपर जाएगा तब भी डिक्रीज करेगा, नीचे जाएगा तब भी, नीचे भी जाके जीरो और ऊपर भी जाके जीरो। ऊपर वाला तो जीरो हम सब जानते हैं, नीचे वाला ओके जीरो सर। हम नहीं जानते। ऊपर वाला जीरो कहाँ होता है, जब स्पेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और नीचे वाला जीरो जब बिल्कुल तुम अर्थ के सेंटर में पहुंच जाओ, ठीक। तो जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है, अर्थ सरफेस पे। अब अर्थ सरफेस पे भी दो प्लेस है, एक है इक्वेटर, एक है पोल। तो इक्वेटर और पोल में जी मैक्सिमम कहाँ होता है, एक पोल पे। पोल 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 पे। यहाँ जी ऑफ पोल इज मैक्सिमम, जी ऑफ पोल इज मैक्सिमम, ठीक है। अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम है जी ऑफ पोल। आ रहा है समझ में, इक्वेटर वाला काम, ठीक आ रहा है समझ में। तो ये जी का वेरिएशन है टोटल, तीन वेरिएशन मैंने यहाँ बता दिया, शेप, हाइट, डेप्थ की वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। मैं पता है रोटेशन ज्यादा होगा जी घट जाएगा, रोटेशन कम होगा जी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा सेम जैसे जैसे देखो वेट की वैल्यू हम क्या कहते हैं, वेट की वैल्यू हम कहते हैं सर वेट इज इक्वल टू mg होता है। mg में जी वेरी कर रहा है, कैसे कैसे, हाइट से वेरी कर रहा है, डेप्थ से वेरी कर रहा है। हमने बताया था ना, हमने वेट की एग्जांपल नहीं बताया था, हमने कहा था वेट डिपेंड अपॉन जी, और जी किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्टीट्यूड पे, डेप्थ पे, शेप पे, रोटेशन पे। आ रहा है समझ में। तो जी की वैल्यू बढ़ेगी तो वेट बढ़ जाएगा, जी की वैल्यू घटेगी तो वेट घट जाएगा। अब एक बात बताओ, एल्टीट्यूड में जाने पर वेट हमारा बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। डेप्थ में जाने पर हमारा वेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, घटेगा सर। घट जाएगा। और शेप ऑफ अर्थ में, पोल और इक्वेटर में हमारा वेट मैक्सिमम कहाँ होगा, पोल पर। पोल पे मैक्सिमम होगा। और रोटेशन की हमें बात ही नहीं करनी, अर्थ की रोटेशन हम बोलते करा ही नहीं सकते। और अगर हमारा अर्थ का रोटेशन इंक्रीज हो जाए ना तब भी हमारा वेट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अब हम सेकंड डीपीपी लगा देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने ग्रेविटेशन के कवर कर लिया। केप्लर्स लॉ बचा है, केप्लर्स लॉ भी हम कुछ पढ़ देंगे, पहले सेकंड डीपीपी लगा लेते हैं, ठीक। सर होता क्या है केपलर्स लॉ? अभी सर ये मास वाला समझ में नहीं आया। मोशन। कौन सा मास वाला बेटा, कौन सा मास वाला, सर आप बोले वहां पे मतलब जैसे अर्थ के नीचे जाएंगे तो मास कम होगा। मास नहीं कम होगा, वेट वेट हाँ वेट और वेट मास, सर, वेट फोर्स होता है ना, मास तो सॉरी हमेशा सॉरी फिक्स सर, रहता है, मास चेंज होता ही वेट नहीं है। वेट 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 डिपेंड करता है एम जी, जी पे डिपेंड करता है। तो जी के कम होने की वजह से कम हो गया नीचे जाने पर, नीचे गए तो जी कम हुआ ना, जब जी कम हुआ तो एम जी कम हुआ, एम जी कम हुआ तो वेट कम हुआ। जी पे डिपेंड करेगा। हाँ वेट, वेट की वैल्यू ही वही होती है, वेट अगर की जी वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वेट भी इंक्रीज करेगा, वेट अगर जी इंक्रीज कर डिक्रीज जाएगा। करेगा। ठीक है सर, तुम्हारे ठीक है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि दो दोस्त थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि मेरे लिए सोना खरीद दो, ठीक है। और उसका दोस्त कहाँ रहता था, देखो दो दोस्त हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लो कि एक है तुम्हारा पोल पे ए, एक तुम्हारा रहता है इक्वेटर पे बी, ठीक है। तो बी ने ए से कहा कि मेरे लिए गोल्ड खरीद के लाओ पोल से, 10 ग्राम ले लेना। तो इसने ये ए गया 10 ग्राम मेजर किया पोल पे, तो 10 ग्राम। अच्छा वेट मशीन वेट मेजर करती है, मास मेजर नहीं करती, याद रहे। वेट मशीन जो होती है ना वो वेट मेजर करती है। तो 10 ग्राम उसने मेजर किया, आ रहा है समझ में, वेट किया। ए ने बाई किया, अब वो लेके आया बी को देने के लिए। तो हमें पता है जैसे जैसे तुम पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ते हो, पोल से जब तुम इक्वेटर की तरफ बढ़ते हो तो वेट डिक्रीज कर जाता है। अब ये 10 ग्राम पहुंचते पहुंचते यहाँ 9 ग्राम रह गया। अब जब 9 ग्राम में कन्वर्ट हो गया तो दोस्ती दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई। हमने तुम्हें पैसा दिया 10 ग्राम का गोल्ड का लेने के लिए, तुमने हमें 9 ग्राम दिया, 1 ग्राम का घपला हो गया। और वो घपला किसने किया, इक्वेटर। इक्वेटर ने किया। आ रहा है समझ में। तो ये वेरिएशन ऑफ जी ने किया, दोनों की गलती नहीं थी लेकिन दुश्मनी तो हो गई, ठीक है।
चलो आया समझ में या नहीं आया? यस सर यस चलो एल्टीट्यूड बता दीजिए एल्टीट्यूड बता दीजिएगा। सर। लेट कहाँ हुए थे थे कहाँ थे तुम? सर, लेट ज्वाइन हुए थे सर। तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रख लो कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, इतना ही जरूरी है। और बाकी अभी थोड़ा देर में उसको वो देख लेना ना, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर में थोड़ा सा देख लेना। और बस इतना ही हमें याद रखना है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी हमारी जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। चलो अब हम यहाँ पे आ गए सेकंड वाले। When an object is thrown vertically upward, time of ascent, time of descent। चलो अब इसका मैं पहले मतलब बता दूं, टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट का मतलब क्या है। एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट पे, तो जितना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट पे जाने में उसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। और वापस आने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ऑप्शन सी। ऑप्शन की टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक, सालिम ये कैसे आ रहा है? सेकंड का बी। चलो ठीक है। सर अभी मैं अच्छा, the acceleration due to gravity is g experienced by ball when it throw upward is। जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करोगे ना, अपवर्ड, तो अपवर्ड थ्रो करने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जी नीचे की तरफ होगी। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर तुमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना तो जी को नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव हम मानते हैं तो नीचे की तरफ अपोजिट है ना, अपोजिट है तो जी को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, force of gravitation between two bodies having 1 kg mass each kept at 1 meter distance is 6.67 × 10⁻11 ही आता है, सी ही आता है। देखिए तो डेफिनेशन है ना कि दो, चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो जी तो जी है, m1 आपका 1 है, m2 आपका 1 है, r स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, तो 1 1 1 1 ही हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू सिर्फ जी आएगा और जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। ये आंसर आ गया सी। सब बॉल की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। तब ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाती है। देखो ग्रेविटी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना ना इस सेंस से लिया जाता है कि ग्रेविटी वेलोसिटी को कम कर रही है या बढ़ा रही है। अगर कम कर रही है तो नेगेटिव है, अगर बढ़ा रही है तो पॉजिटिव है। आ रहा है समझ में? अब Yes, आज के बाद से जो तुम्हारी फिजिक्स चल रही है, इस फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग यही है। पॉजिटिव और नेगेटिव का यही मीनिंग है। वैल्यू का इंक्रीज करना और इफेक्ट देखा जाएगा। इफेक्ट में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, चलो फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ तो इसका तो साफ साफ दिख रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना? चलो, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट फॉलन 20 मीटर इज। कह रहे देखो एक स्टोन है, हमने एक स्टोन लिया, हमने एक स्टोन लिया, एक स्टोन लिया। क्वेश्चन नंबर 5, हमने एक स्टोन लिया, इसे हमने ड्रॉप कर दिया, बहुत ही जेंटली ड्रॉप कर दिया। कितने स्पीड से ड्रॉप करने का मतलब? फ्री फॉल, यू इज इक्वल टू 0। जेंटल ड्रॉप होता है ना, एक ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक, अच्छा कह रहा है इसकी वेलोसिटी बताओ जब ये 20 मीटर ट्रेवल कर ले। जब ये 20 मीटर ट्रेवल कर ले, 20 मीटर मान लीजिए यहां तक ट्रेवल किया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ। ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी मालूम हो गई? देखो एक इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो गई 0, एक हमें ये पता चल गया कि डिस्टेंस ट्रेवल इसके जरिए से 20 मीटर है, और जब वो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8 ये कह लो या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर। ये 3 चीजें पता चल गई हमें, और हमने आपसे ये बताया था कि जब भी हमें 3 चीजें पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम चौथी चीज भी निकाल सकते हैं। और चौथी चीज हमें चाहिए क्या? फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू होती क्या है? वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a into s। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 2 into a हो गया हमारा 10 into s हो गया हमारा 20, ये हो गया 400। तो v स्क्वायर की वैल्यू 400, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? रूट के अंदर 400 यानी 20, तो 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? यस सर। yes, sir. तो फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन लगाओ, चलो बता दो। द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज सी। बेसिक्स सबको याद है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल ड्यू टू अर्थ हैज अ मैग्नीट्यूड fb।
and that is acting on earth due to ball has a magnitude fe। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले क्वेश्चन को समझ लो, समझने के बाद फिर सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। सर 6 वाला कैसे हुआ? 6 वाला हमने बताया था, ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून और अर्थ में रेशियो जो होता है ना, जी Yes, ऑफ sir. मून और जी ऑफ अर्थ का जो रेशियो होता है वो 1/6 होता है। 1/6 उसका रीजन ये है कि मास ऑफ मून कम है, रेडियस ऑफ मून कम है, ऐसे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7। पहले ये बताओ सर, क्वेश्चन नंबर question- 7 समझ में नहीं आया क्वेश्चन ना? नो सर, नहीं आया। यस सर। चलो बस क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार, समझ लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। देखो ऐसा कह रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल ड्यू टू अर्थ। एक है हमारी अर्थ, एक है हमारा बॉल, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल यानी इस चीज के बारे में कह रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल ड्यू टू अर्थ। तो ये कौन सा हो जाएगा? एफ ऑफ बी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल, एंड दैट इज एक्टिंग ऑन द अर्थ, और जो अर्थ पे लग रहा है ड्यू टू बॉल, बॉल अपनी तरफ पुल कर रहा है ना, वो किसके बराबर है? एफ ई के बराबर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमने बताया था ना कि जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो दोनों का जो फोर्स होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है और इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? ऑप्शन बराबर। ए। ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा और 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, a stone is thrown vertically upward with the initial velocity। एक स्टोन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड दी गई है और इसे थ्रो कर दिया गया। देन टाइम टेकन टू स्टोन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में तुम्हें टाइम निकालना है। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा तो होगा क्या? मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। 0। ठीक आ रहा है समझ में? और जाते वक्त उसे निगेटिव एक्सेलरेशन 10 का फेस करना पड़ेगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, टाइम निकाल लो। टाइम की वैल्यू कैसे निकलेगी? v = u + at। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारी 0 है, इनिशियल 45 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव ऑफ -10 है, -10 t। तो 10 t की वैल्यू मेरे ख्याल से 45 आना चाहिए, तो t की वैल्यू 45/10 आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 4.5। नहीं आया? यू नेगेटिव नहीं ले सकते सर? यू नेगेटिव ले सकते हैं बिल्कुल। अगर तुम यहाँ यू नेगेटिव लोगे तो ए को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मैं इसी क्वेश्चन को यू नेगेटिव मान के लगा देता हूँ, ये रहा, यू नेगेटिव ले सकते हैं। डायरेक्शन, अब जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स में डायरेक्शन हमारी अपनी होती है। हमने ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारी -45, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ लग रहा है, अगर ऊपर को तुमने नेगेटिव लिया तो नीचे वाली पॉजिटिव होगी, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0 होनी। तो फिर से रख दो फॉर्मूले में, v = u + at। तो फाइनल तो 0 हो गई, u हो गया आपका -45 और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और टाइम अगेन -45 को इस तरफ कर दो, 45 = 8 t, ठीक है, यानी 10 × t। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45/10 यानी 4.5 सेकेंड। नहीं आया था? तो सर दोनों को ऑपोजिट लेना होगा। दोनों को अपोजिट, देखो यही मैं कह रहा था, इसलिए मैं बता रहा था कि फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करो ना, तो ये देखो कि दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, दोनों एक दूसरे का सेम डायरेक्शन, यानी यू इस तरफ जा रहा है तो जी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसा है ना। ये चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी। बाकी तुम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव मान सकते हो, ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ। 9, अ बॉल इज थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड, रीच मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, then the velocity with which ball is thrown upward is। सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। आमिना, पढ़ाई चल रही है आपकी? यस सर। तुम्हारा घर कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ पे? प्रयागराज। प्रयागराज। अच्छा, एक सिद्धार्थनगर का कौन था यहाँ पे? आलिया। यस सर। चल ठीक है, आया सिद्धार्थनगर, देखा एकदम बिल्कुल सेम था, बदला ही नहीं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बताओ। सोफिया फारूकी, ये आया ना 20 मीटर पर सेकेंड? यस सर। बस वही आंसर है।
अब चलो एक मैं बता देता हूँ। अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, तो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया ये हमें नहीं बताया गया, मान लो यू वेलोसिटी से। अब ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, मैक्सिमम हाइट कितनी है 20 मीटर, मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया। मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद होता क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है। सर सही है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? Yes, sir. अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, आ रहा है समझ में। रीच मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर पे पहुंच गए, 20 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट है। देन द वेलोसिटी विथ विच बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इज, तब आप वो वेलोसिटी बताओ जिससे बॉल को ऊपर थ्रो किया गया था, यू की वैल्यू बताओ, ये है क्वेश्चन। सर आप वेलोसिटी 0 कैसे ले लिए, वहां पे तो बताया नहीं है। अरे बेटा Final. आपसे ये कहा गया है ना कि मैक्सिमम हाइट अटेन किया, एक वर्ड बहुत कुछ बता देता है यहाँ पे। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। सर, कभी भी स्टोन फेंक के देखना, आम नहीं तोड़ा तुमने, सर नहीं सर। अपने पेड़ से तोड़ा होगा तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, दूसरों के पेड़ से तोड़ोगी ना तो पता चल जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद स्टोन जो है स्टॉप कर जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0। दूसरे के हाँ? चोरी नहीं करते, मेरा खुद ही बहुत है। इसीलिए तो तुम्हें नहीं पता, बताओ। तब तो तुम लोग स्टोन चलाते नहीं होगे, डंडे से तोड़ते हो, कैसे पता रहेगा बताओ। सर ट्राई वही तो, करेंगे। ट्राई करना बस। सर 20 मीटर पर सेकंड कैसे आ गया? 20 मीटर पर सेकंड कैसे आ गया? यस सर। चलो हम बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो एक चीज हमें ये पता चलेगी, हाँ भाई 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, और जब मैक्सिमम हाइट आती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इतना सही है? बताओ, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अब जब ये ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, 10 मीटर पर सेकेंड का नीचे की तरफ। तीन चीजें हमें पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी पता चली, डिस्टेंस ट्रेवल पता चली, और हमें क्या पता चला, एक्सेलरेशन। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इनिशियल वेलोसिटी। तो एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर दो जिसमें इनिशियल वेलोसिटी आती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इनटू s। जरा अप्लाई करना। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, हमने 0 कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है, ऐसे ही रहने दो। माइनस, माइनस क्यों किया, क्योंकि a की वैल्यू -10 होगी, क्योंकि नीचे की तरफ है ना। तो 2 इंटू 10 इंटू एस, एस है 20 मीटर, तो ये हो गया तुम्हारा 400। 400 उस तरफ भेज दो, तो 400 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो व्हाट इज यू, यू आ गया रूट के अंदर 20 400, मीटर। रूट के अंदर 400 20 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। Sir, acceleration कैसे पता चलेगा? एक्सेलरेशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, जब भी ऑब्जेक्ट को तुम एयर में छोड़ दिया ना, जब भी ऑब्जेक्ट को तुमने एयर में फ्री कर दिया, एयर में ऑब्जेक्ट गया कि उसके बाद एक्सेलरेशन उसका 9.8 ही रहेगा, 10 ही रहेगा एयर के केस में, वरना क्वेश्चन में दिया रहता है। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्वेश्चन में दिया रहता है, और एयर के केस में फ्री फॉल मोशन हो गया ना, वो फ्री फॉल में हमेशा एक्सेलरेशन 9.8 ही होगी। ओके, अच्छा अब देखो, अब हमारा कैपलर्स लॉ पे है, तो अब हम पहले कैपलर्स लॉ पढ़ लेते हैं, फिर इसे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गए? Yes, अब हम sir. कैपलर्स लॉ पे आ गए। टीपीपी थर्ड के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो हमने पढ़े हैं भैया। वेयर विल बी द प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, 1 किलोग्राम शुगर कहाँ पे लेना सही रहेगा, पोल पे, इक्वेटर पे, 45 डिग्री लैटिट्यूड पे, 40 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर पे। इक्वेटर पे। इक्वेटर पे क्यों, पोल पे। पोल पे। पोल पे क्यों? सर पोल पे ज्यादा वेट होगा क्योंकि सर, सर जब वो एक कम फ्रेंड आएगा सर। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ पोल बस पे मुझे लेके इतना, गया था, वो कम हो हाँ, गया था। वो 9 ग्राम में कन्वर्ट हो गया था। अच्छा, अगर Yes, यहीं से 10 ग्राम खरीद के लेके जाए इक्वेटर से और पोल पे ले जाके बेचते तो? एक तो मिनट, सर यहाँ ज्यादा से वेट आएगा। होगा। इक्वेटर से खरीद करके पोल पे ले जाके बेचेगा तभी तो फायदा हो। हाँ, ये बात बताओ ना। तो परचेज, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है हाउ विल, वेयर विल बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो एट देखो पोल। इक्वेटर पे प्रॉफिट होगा हमारा, पोल पे नहीं, इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे 1 किलो में ज्यादा आएगा, क्योंकि इक्वेटर पे वेट कम होता है। बेचने में सर एक पोल पे सही है, हाँ बेचेंगे सामान तो पोल पे सही रहेगा। हाँ, बेच, अब उसे बेचना रहेगा पोल पे ले जाकर। देखो ऐसा है, ऐसा देखो ऐसा है, ये है तुम्हारा पोल, ये है तुम्हारा इक्वेटर। तो यहाँ अगर 10 ग्राम की चीज 9 ग्राम में कन्वर्ट हो जा रही है, तो अगर तुम यहाँ से 10 ग्राम बाई कर लिया, उसे तुम पोल पे लेके गए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 11 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस सर।
नहीं आया समझ? यस सर। ओके। यानी तुम कम पैसे देकर तुम्हें ज्यादा चीजें मिल जा रही है यहाँ पे। तुम्हें लग रहा है कि तुमने 1 ही किलो लिया, लेकिन वो 1 किलो से ज्यादा है अगर इक्वेटर से बाई करते हो तो। आ रहा है समझ में? तो Yes, बाई sir. करना कहाँ बेनिफिशियल होगा हमारे लिए? बाई करना हमारे लिए Equator बेनिफिशियल होगा एट इक्वेटर। और सेल कर, बाई करने के बाद सेल हम कहाँ करें? पोल पे ले जाके सेल करें, तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है? A particle is taken at a height h above the earth's surface where r is the radius of earth, then acceleration due to gravity will be। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार जरा ध्यान से देखते हैं उसको। ये इम्पोर्टेंट, पहले इस क्वेश्चन को मतलब समझ लो, बाकी तुम लोग अपने आप लगा सकते हो, ठीक है? बस इसका मतलब समझ लो। कह रहा एक पार्टिकल है टेकन एट अ हाइट r फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो एक पार्टिकल है अर्थ सरफेस से r हाइट पर लेके गया गया। हाइट भी हमने कितनी ले ली? r। ये इसका मीनिंग, r इसकी रेडियस होती है। नहीं आया समझ में? A particle is taken to a height r above the earth surface। तो above the earth surface r height। तो एक बात बताओ, पार्टिकल और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r हो गई ना? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका ऐसे कन्वर्ट हो गया कि हमने डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट को डबल कर दिया। पहले r थी, अब डबल हो गई। डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स क्या होता है? कम। कितना कम? हाँ। हाफ नहीं होता बेटा, 4 टाइम्स होता है, 1/4 टाइम्स होता है। तो उसी तरह से जैसे फोर्स कम हो गया, वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो गई। कितनी टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स। इसका आंसर आ जाएगा 2.45। जब आप 9.8 को डिवाइड करोगे, पहले ग्रेविटी कितनी थी? पहले ग्रेविटी, चलो मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ अलग से, वरना तुम कहोगे सर ये कहाँ से ले आए आप। देखो, पहले जो तुम्हारा फोर्स आता था ना, फोर्स वो आता था G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। और इस केस में जो तुम्हारा G आता था, G वो आता था Gm अपॉन r स्क्वायर। करेक्ट है? ये अर्थ सरफेस के लिए, किसके लिए? अर्थ सरफेस के लिए। अगर किसी ऐसी हाइट पे चले जाओ जो कि नेग्लेजिबल ना हो, तो इस केस में हाइट को नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते। इस केस में हम हाइट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कहाँ गया क्वेश्चन? इस केस में हाइट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हाइट r के बराबर ही है ना, r2r। तो नेग्लेक्ट कहाँ से करते? 6400 किलोमीटर ये, 6400 किलोमीटर ये, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब जो फोर्स आएगा वो आएगा Gm1m अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर। इसी तरह से G की वैल्यू क्या आ जाएगी? Gm अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। बोलो करेक्ट है नहीं? यस कि एट अ हाइट h हो रहा है, तो फोर्स एट अ हाइट h क्या हो जाएगा? Gm1m अपॉन 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू पुराना वाला फोर्स ही तो है, पुराना वाला फोर्स, दैट इज F। इसी तरह से Gh क्या हो जाएगा? Gm अपॉन 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। Gm अपॉन r स्क्वायर क्या है? पुराना वाला G, पुराना वाला G अपॉन 4। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट होगी वो पुरानी वाले G अपॉन 4 के बराबर होता है। तो पुराना G हमारा कितना है? 9.8। 9.8 अपॉन 4 जब इसे तुम करोगे तो 2.25 आंसर है। नहीं आया समझ? आगे सर। क्लियर है? यस यस सर। यस सर। ये समझ में आया या नहीं? यस सर। तो ये चीज का खास ख्याल रखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर तुम अभी इसको लगा लोगे ना तो एनसीईआरटी तुम्हें बहुत आसान लगेगी, एनसीईआरटी का लगाना। ठीक। A ball is thrown vertically upward, then the velocity of object at highest point of the genre is non-zero। गलत लिखा हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ, इसमें चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा इसका। आई थिंक बी आएगा। हाँ दुष्यंत ऑप्शन, हाँ दुष्यंत तुम आंसर मैसेज कर दो, तुम्हारा जो साउंड है ना वो बहुत कम आ रहा है इसमें। बी है सर। सी? बी सर, बी। ठीक है, ओके ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बी बोला, करेक्ट है, बी वाला ही है। पहला तो गलत है, हम लोग जरा
सी को देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी इज सेम एज इनिशियल वेलोसिटी, गलत। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी इज नॉन जीरो, करेक्ट है। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में चला गया ना फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जैसे ही वो एयर में गया, एयर में जहां पे भी आएगा जी की वैल्यू उसे हमेशा अप्लाई करनी पड़ती है, हमेशा रहती है जी की वैल्यू। जी ही है जो वेलोसिटी को डिक्रीज करके जीरो करता है, जीरो के बाद फिर बढ़ाना शुरू करके फिर से मैक्सिमम वेलोसिटी तक लाता है, वो जी ही है। तो जी ऑलवेज एक्ट करता है और जी की वैल्यू हमेशा 10 होती है। जी कभी भी जीरो नहीं होता जब तक कि तुम स्पेस में हो, यानी एयर में हो, एयर में। वापस से जब तुम अर्थ सरफेस पे आ गए तो जी की वैल्यू यहाँ पे तब भी वही 9.18, तो जी तो अगर ऑलवेज वैक्यूम होगा में 9। चले गए वैक्यूम में जीरो हो जाती है, तो वैक्यूम की बात तो कर नहीं रहे हैं आप, वैक्यूम में जीरो हो जाती है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट यानी जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, ऑफ द जर्नी इज नॉन जीरो, करेक्ट है, नॉन जीरो होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे भी जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 या 9.8। नीचे समझ में आई जिसका ऑप्शन बी, ठीक है। तो सर ग्रेविटी दो जगह जीरो होती है, एक वैक्यूम में और एक पोल में, अर्थ के अर्थ के सेंटर पे सेंटर पे। 3 प्लेसेस हो जाएंगे। एक तुम स्पेस में भी बोल सकते हो, जब आपकी स्पेस स्टार्ट होगी वहां पे भी ग्रेविटी जीरो होती है, पार्टिकल रिटर्न नहीं होता उसके बाद, ठीक है। एस्ट्रॉइड कैसे आ जाता है फिर? एस्ट्रॉइड की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से मूव करते हुए आते हैं, मूव करते आते जब वो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर आ जाते हैं बाई चांस गलती से, तो फिर अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं। अर्थ उन्हें रेगुलरली अपनी तरफ पुल नहीं कर रही होती। देखो ये मान लो कि तुम्हारा अर्थ है ना, अर्थ सरफेस यहाँ पे, ठीक है। अब ये एस्ट्रॉइड कहीं बहुत दूर से मूव करते हुए आते रहते मान लो अर्थ की ग्रेविटी फील्ड ये है, वो बहुत दूर से अपनी पर्टिकुलर स्पीड से मूव करते आते बाई चांस अगर उन्होंने अर्थ की एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया, एंटर किया, तो फिर यहाँ से फिर वो फॉल होकर डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे आती है, तब अर्थ उसे अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेती है, वरना अर्थ से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। आया समझ में? यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी लगा नहीं सकते, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। Which of the statement is true? G is same at all place on the surface of Earth. पहला ऑप्शन सही है। नो सर। Yes, sir. G has maximum value at equator. नो सर। ये भी गलत है। No, G की sir. सेम वैल्यू नहीं ना होती है सरफेस पे, इक्वेटर पे अलग होती है, पोल पे अलग होती है। G is less at Earth surface than, क्या है, G is less at Earth surface than at height above or depth below, ये भी रॉन्ग है। Wrong. G मैक्सिमम होता है अर्थ सरफेस, G is greater at pole and that of equator, सही है, पोल पे Yes, ज्यादा sir. होता है। Yes, sir. अभी ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। The value of G at a place increases with सर increase in लैटिट्यूड latitude। मतलब लैटिट्यूड बेसिकली बेटा मतलब जो अर्थ है ना, कि अर्थ देखो ऐसे है, अगर मैं मिस्टेक करूं तो बता देना, ठीक है। ज्योग्राफी के बारे में मेरी नॉलेज बहुत कम है, हालांकि इतना तो सबको पता होना चाहिए। देखो लैटिट्यूड का मतलब हो जाता है जैसे ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे, जैसे इसका लैटिट्यूड 0 है, इक्वेटर पे जो है, इक्वेटर का लैटिट्यूड 0 होता है, ठीक है। और अब लैटिट्यूड बढ़ रहा है, यानी हाइट बढ़ रही है अर्थ के सेंटर से, यहाँ लैटिट्यूड मैक्सिमम हो आ रहा है समझ में? लैटिट्यूड इक्वेटर को कहेंगे। इंक्रीज इन लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। लैटिट्यूड एक हॉरिजॉन्टल हो गया इमेजिनरी सॉरी वही मैंने कहा था ना, सही किया तुमने। इसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड, इसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इस हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं, ये जो हाइट है ना, इस हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं, इस हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट की ये जो डिस्टेंस है, ये जो है, ये वाली डिस्टेंस, देखो अर्थ के सेंटर से तुम एक ऐसे डिस्टेंस बना, रेडियस आ गई, जैसे कोई पार्टिकल मान लो यहाँ पे, तो इसके इक्वेटर से देखो, इक्वेटर से कितनी हाइट पे, इक्वेटर से इसकी हाइट को बोला जाता है एल्टीट्यूड, और पोल से इसकी हाइट को बोला जाता है, ये जो मतलब ये पोल है ना, पोल एक्सिस से डिस्टेंस को बोला जाता है लैटिट्यूड। पोल एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड। और इक्वेटर की एक्सिस से क्या बोला जाता है, एल्टीट्यूड, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट। तो अब तुमसे कह रहा है ना डिक्रीज इन लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड डिक्रीज कब करता है? लैटिट्यूड डिक्रीज करता है जब तुम ऑब्जेक्ट को
जब तुम ऑब्जेक्ट को इक्वेटर से मूव कराते हो ऊपर या नीचे, देखो इक्वेटर पे लैटिट्यूड सबसे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर से अलग लेके जाओगे ना तो ये लैटिट्यूड डिक्रीज करता चला जाएगा, यानी पोल से डिस्टेंस कम होती चली। जैसे हम लोग मान लिए यहाँ आ गए तो ये डिस्टेंस पोल से कम हो गई, पोल एक्सिस से, तो पोल एक्सिस वाली ही लैटिट्यूड कहलाती है। तो लैटिट्यूड का डिक्रीज होना ये कहलाता है। इंक्रीज इन लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, तो लैटिट्यूड इंक्रीज करने का मतलब तुम इक्वेटर की तरफ जा रहे हो, और लैटिट्यूड के डिक्रीज करने का मतलब तुम पोल की तरफ जा रहे हो। लैटिट्यूड के डिक्रीज करने का मतलब तुम टुवर्ड्स पोल मूव कर रहे हो, टुवर्ड्स पोल। और लैटिट्यूड के इंक्रीज करने का मतलब तुम मूव कर रहे हो टुवर्ड्स इक्वेटर। तो अब ये क्वेश्चन है कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करेगी टुवर्ड द पोल, तो सही है या गलत है? टुवर्ड द पोल जी की सही है वैल्यू सर। इंक्रीज करती है नहीं? यस सर, सही है। करती है। इंक्रीज इन द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, यानी टुवर्ड द इक्वेटर इंक्रीज करेगी नहीं, ये गलत है, इक्वेटर की तरफ इंक्रीज नहीं करती। इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस। अच्छा, एल्टीट्यूड का इंक्रीज करना मतलब तुम पोल की तरफ मूव कर रहे हो, एल्टीट्यूड का इंक्रीज करना मतलब तुम, एल्टीट्यूड कैसे बढ़ता है बताओ? एल्टीट्यूड इक्वेटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं ना, तो एल्टीट्यूड देखो, एल्टीट्यूड का इंक्रीज करना, ये है तुम्हारा एल्टीट्यूड, ये हाइट, इक्वेटर से हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड। देखो इक्वेटर से हाइट इंक्रीज कर रही है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड इंक्रीज करना मतलब टुवर्ड द पोल, एल्टीट्यूड का इंक्रीज करना है टुवर्ड द पोल। तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन सही होगा, सी पार्ट भी, ए और सी दोनों सही होगा। इंक्रीज इन एल्टीट्यूड तब भी हो जाएगा, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड तब भी हो जाएगा, जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी दोनों केसेस। ठीक है, आया समझ में? यस सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, the acceleration due to gravity 9.8 meter per second square, much above the earth surface, deep inside the earth surface, near earth surface, at the center of earth surface। 9.8 कहाँ होती है? बी। near the Near earth the surface। Earth's surface. What will be the following statement correct regarding weight of the object? अब weight के बारे में बताना। It decrease with height from the earth surface of earth, सही है या गलत है? सही है। सही है। It decrease with the depth of the surface, सही है। जैसे जैसे Yes, डेप्थ sir. बढ़ेगी जी की वैल्यू कम होगी तो वेट भी डिक्रीज होगा। It increase as we move from equator to pole, सही है। इक्वेटर Yes, से sir. पोल जाओगे बढ़िया, और इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या अभी? सर इसका बी पॉइंट समझाना। इसका बी पॉइंट कह रहा है इट डिक्रीज विद डेप्थ ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो अगर अर्थ सरफेस की तुम डेप्थ में जाते हो ना, डेप्थ, तो डेप्थ पे जैसे जैसे जाओगे जी कम होता चला जाएगा, तो जी कम हो जाएगा तो एमजी कम हो जाएगा ना, यानी वेट कम हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, आया सर समझ में? ये कैसे सही है? एक ऐसे सही है, इट डिक्रीज विद द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस। हाइट पे जाने पर जी की वैल्यू कम होती है ना, जैसे जैसे हाइट अटेंड करोगे जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। अब जब जी कम हुआ तो एमजी कम हुआ, एमजी कम हुआ तो वेट कम हुआ। अच्छा, नहीं आया समझ? आ गया। किसी को और है कोई जो जिसे ना समझ में आया हो? चलो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक बार, देन 9th और बाकी सारी चीजें हम आसानी से देख लेंगे। ठीक है, 9th भी आसान है अगर तुम देखना चाहो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ जी एज वी मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू इट्स सरफेस। तो अर्थ के सेंटर पे 0 होती है और जैसे जैसे तुम सरफेस पे जाओगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये कह रहा है रेडियस जब 0 होगी तो मैक्सिमम, यानी अर्थ के सेंटर में मैक्सिमम, यानी ये गलत है, गलत है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे जी की वैल्यू घट रही है। नहीं भाई, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है जी की वैल्यू बढ़ती है, तो ये वाला ग्राफ इसका सही है। 0 पे 0 यानी अर्थ के कोर में 0, 0 पे 0, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है जी की वैल्यू बढ़ रही है। सर 10 का सी भी तो हो सकता है। 10 का सी नहीं हो सकता, ये वाला है। देखो ये भी बढ़ रहा है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल बढ़ रहा है, लीनियर ग्रोथ नहीं है। लीनियर ग्रोथ होता है, लीनियरली इंक्रीज करती है जी की वैल्यू। समझ में आ रहा है? जी की वैल्यू इंक्रीज करती है विद हाइट लीनियरली। तो ये पॉलिनोमियल कैसे कर रखा? अब बेटा पॉलिनोमियल में कैसे समझाऊं, बस ये वर्ड सुनो, मेरा वर्ड सुनो। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि जी की वैल्यू इंक्रीज करती है फ्रॉम द अर्थ कोर टू अर्थ सरफेस। ठीक, और वो जो इंक्रीमेंट है वो लीनियरली, और लीनियरली का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अच्छा ये तो हो गया लीनियरली। अब लीनियरली का मतलब क्या है? लीनियरली का मतलब ऐसे देखो, ऐसे
कि 1 मीटर हाइट पे जी की वैल्यू होगी 1, 4 मीटर हाइट पे जी की वैल्यू हो जाएगी 2, 7 मीटर हाइट पे जी की वैल्यू हो जाएगी 3, 11 मीटर हाइट पे जी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो देखो ये लीनियरली इंक्रीज कर रही है, हर 3 पे एक बढ़ जा रहा है, हर 3 पे एक सब बढ़ जा रहा मतलब है, हर 3 पे ऐसे एक बढ़ जा रहा है, यानी यूनिफॉर्म। नॉन लीनियर क्या है कि 1 पे है तुम्हारा 1 और 4 पे है तुम्हारा 2 और 7 पे आ गया तुम्हारा 4 और 11 पे आ गया तुम्हारा 5। 8, ऐसे कह रहे हैं। अब ये नॉन लीनियर इंक्रीमेंट है, यहाँ 1 का इंक्रीमेंट, यहाँ 2 का इंक्रीमेंट, यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट, 1 2 4, यानी स्क्वायर का इंक्रीमेंट है। तो ये पॉलिनोमियल इंक्रीमेंट कहलाता है जब वो लीनियर ना, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। वैसे क्वेश्चन अच्छा था आपका, ठीक है। Yes. अब हम लोग कैपलस लॉ पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन को द एंड बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो ये वेरिएशन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी सर लीनियर क्या हुआ? जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी सर लीनियर ही आएगा। हाँ, अर्थ सरफेस के ऊपर भी लीनियरली डिक्रीज करती है। नहीं 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 नहीं, रुको, अर्थ सरफेस के ऊपर लीनियर नहीं, अर्थ सरफेस के ऊपर लीनियर नहीं, अर्थ सरफेस के ऊपर लीनियर नहीं है, ठीक है। उसका फॉर्मूला ऐसे बनता है ना, जी की वैल्यू आती है तुम्हारी Gm/r² ऑन द अर्थ सरफेस है, और जी एट अ हाइट आ जाता है Gm/r प्लस h का स्क्वायर। तो जब दोनों को हम डिवाइड करते हैं GH/g करते हैं, ये आता है r² प्लस h का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आ गया ना, तो लीनियर नहीं रह जाता, स्क्वायर वाली टर्म। ओके तो 11th का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे बाद में, अभी अभी तो टॉपिक नहीं है। या दिया है कहीं पे? नहीं सर, हमने एक क्वेश्चन किया था ना, तब इसलिए पूछ रहे थे। पेजेस नीचे में जा रहे हैं। चलो अच्छा, अब कैपलर्स लॉ देख लेते हैं। कैपलर्स लॉ देखने के बाद इस टॉपिक को ओवर करते हैं, क्योंकि 2 दिन हो गया इस टॉपिक में। सर कल से क्लास की टाइम चेंज कर देना। बजे कर दूं? बताओ शालिम, सर कल से क्लास की टाइम चेंज कर देना। कितने बजे कर रहे हैं बताओ तो सही। सर 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद? हाँ, फजर की नमाज का इशू हो सर जाता है ना थोड़ा। सर करते हो स्कूल घर चल पे? रहा है ना, अच्छा, स्कूल चल रहा है। अब भी क्लास स्कूल में जाते बैठा हो हूँ क्या सर, अभी? अब भी क्लास में बैठा हूँ। चल रहा है। अच्छा रहने दो भाई, फैन तो ऑफ कर दो, रहने दो, ऑफ कर दो। क्लास में बैठ के तो मोबाइल चला रहे हो, चलो ऑफ मुझे करो। कोई दिक्कत नहीं। कौन सा स्कूल है ये? सर हमको ग्राफ का ये मोशन चैप्टर में थोड़ा ग्राफ बता दीजिएगा। देखो अब ये मैं ईद खत्म लेक्चर जाने दो, देखती हूँ सर, लेकिन एक समझ में नहीं आता। एक सेकेंड, ईद खत्म हो जाने दो। 1 आवर हम पर डे निकालेंगे ईद के जस्ट अगले ईद से, ठीक है। जस्ट अगले दिन तो नहीं कह सकते, 23 को अगर ईद है तो 24 को मैं निकल रहा हूँ यहाँ घर से, निकलूंगा। 25 को मैं वापस पहुंच जाऊंगा सेंटर पे, ठीक है। तो 25 तारीख से आप रेगुलरली 25 दिन 30 दिन जितना भी बचा है, 30 डेज के आसपास जो भी बच रहा है, पर डे में 1 घंटे आपको निकालना, ठीक है। 1 घंटे में जितना डाउट पूछना होगा सब कुछ पर डे, ठीक है। RS में ओके ओके। थैंक्स। उसके बाद भी तुम पर्सनली भी पूछ सकते हो, कोई वो नहीं, ठीक है। RS में ओके सर। अपार्ट फ्रॉम क्लास, क्लास से अलग होके वो क्लियर कर देते हैं। अभी थोड़ा रमजान का इशू चल रहा था, काफी सारी चीजें थी, तो उसमें थोड़ा सा इशू हुआ है। चलो, मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा, टीचर्स भी अवेलेबल कई बार नहीं हो पाते हैं, स्टूडेंट भी कई बार अवेलेबल सर नहीं हो आप पाते। इतना बोलते हो, थकते नहीं? मेरी आदत हो गई है, ठीक है, रोजा रहने के बाद भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे? कैपलर्स लॉ पे। कैपलर्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैपलर्स लॉ है क्या। कैपलर्स लॉ सबसे पहले क्या है कि कैपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशंस को डिफाइन करता है। किस चीज को डिफाइन करता है? प्लैनेटरी मोशंस। किस चीज को? प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। तो कैपलर्स के टोटल 3 लॉज, कैपलर्स के टोटल 3 लॉज। कैपलर्स लॉ डिफाइन प्लैनेटरी मोशंस, प्लैनेट कैसे मूव करता है, प्लैनेटरी मोशन
यानी प्लैनेट कैसे तुम्हारा मूव करता है ये चीज डिफाइन करता है। और इन्होंने टोटल 3 लॉज दिए थे और कैपलर्स लॉ के बेसिस पे ही न्यूटन्स ने डिराइव किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आया? वो कैपलर्स लॉ के बेसिस पे डिसाइड किया था। हाँ, क्या हुआ? किसी ने कुछ पूछा है? नो। चलो, तो कैपलर्स के 3 लॉ कौन कौन से हैं? देखो, पहला फर्स्ट लॉ ऑर्बिट लॉ है एक तरह से, जो बताता है पाथ ऑफ प्लैनेट, पाथ ऑफ प्लैनेट, पाथ ऑफ प्लैनेट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर, कैपलर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी प्लैनेट अराउंड द सन, प्लैनेट अराउंड द सन सर्कुलर पाथ के बजाय मूव करता है इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ आपका कैसे होता है? चपटा हुआ। चक्कर। तो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है और इलिप्टिकल पाथ के 2 सेंटर होते हैं। टोटल कितने सेंटर होते हैं? 2। 2 सेंटर होते हैं। एक सेंटर आपका यहाँ होगा और एक सेंटर यहाँ होगा। कोई भी प्लैनेट अराउंड द सन इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, ठीक है, और इस तरह से मूव करता है कि सन कहाँ हो, सन उसके एक फोकस पे हो, सन उसके कहाँ हो, एक फोकस पे। आ रहा है समझ में? तो ये प्लैनेट है, प्लैनेट और प्लैनेट के साथ साथ ये आपका सन, प्लैनेट प्लैनेट के साथ साथ ये आपका सन। आया समझ में? मेरे खुल गए। मेरे नहीं खुले। हाँ, चल रही है। जोर वाले 1:30, जोर के 1:30 बजे खड़ी हो जा। ओवर आ रहा है समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ समझ में आया? यस सर, आगे एक बार और बता दीजिए। अगर स्कूल में फोन ले जाना अलाउड ना हो फिर भी बच्चे लेके जाएं तभी तो मजा आता है, वरना फिर तो बेकार है। अंजुम, हाँ बोलो। क्या सो रही है क्या? बात है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कॉल पे बात कर रहे हैं। शांत रहो।
सो देखो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, हम लोग कैपलस के फर्स्ट लॉ पे थे ना। यस सर। क्यों, कैपलस के फर्स्ट लॉ पे बात कर रहे थे हम लोग। यस सर। यस सर। ओके, तो फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने ये कहा कि देखो प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जो मूव करता है अराउंड द सन, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करता, वो इलेप्टिकल पाथ में मूव करता है। जिसमें सन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सन उसके इलेप्टिकल पाथ के पहले फोकस पे एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट फोकस या कह लो, उनमें से कह दो कि किसी एक फोकस पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। यस सर। ये फर्स्ट लॉ है, ये क्या है आपका फर्स्ट लॉ। ठीक, ओके। यस सर। यस सर। अच्छा, व्हाट इज सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कौन बताएगा। बताओ, सेकंड लॉ बताओ। ये वाला सही है। Sir, they sweep equal area and equal interval of time. हम्म, Planet sweep करता है equal area and equal interval of time. सर स्क्रीन कहाँ गई? बस आ रही है स्क्रीन, थोड़ा देर में आ रही है, उसको रोजा लगते हैं। सर आप गूगल कर रहे हैं? गूगल नहीं कर रहा हूँ भाई, स्क्रीन स्टॉप कर गई थी, वो मूवी नहीं कर रही थी। कैपलस का सेकंड लॉ बहुत आसान है भाई, एरियल वेलोसिटी इक्वल होती है इन सच वे दैट मूव करता है कि एरियल वेलोसिटी इक्वल होती है। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ इस तरह, थर्ड लॉ ये होता है कि भाई देखो जब प्लेनेट मूव करता है तो उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर की क्यूब के बराबर होता है। तुम डाउट कर रहे हो क्या मुझ पे ये लोग सर को भी नहीं छोड़ते। वही तो, एक्चुअली में ज्यादा देर से चल रही है ना तुम्हारे, साल से पढ़ाते हैं सर। तुम सर लोग की इसकी क्लास से, पढ़ाओगे आप? तुम लोग की क्लास से पहले भी क्लास चल रही थी और वो एक ही पेज पे चल रही थी, इसलिए वो मतलब रुक गया, ये स्टॉप कर गया। देखो अभी मैंने फिर से इसे ऑन किया, अब इसे नीचे लेके जाऊंगा जहाँ पे हम लोग थे, ये रुक गया। ये काफी सारे कंटेंट हो जाते हैं, सब हैंड रिटन कंटेंट है, देखो इतने सारे। देखो ये रिमूव भी नहीं हुआ, लास्ट टाइम पे जब हमने देखा था रिमूव हो गया था। हाँ बेटा, इसके बाद भी पढ़ाना है चलो खैर, ये हैंग करने लगता है बहुत ज्यादा अगर उस पर लोड पड़ जाता है तो, ठीक है। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि बंद करके फिर से ऑन करना पड़ता हमारा माइंड भी ऐसा ही है सर। है। नहीं, हम माइंड तो तुम लोग का बहुत शार्प है, बस ये बेवकूफ बना के चलते हो उसको। शार्प कैसे बन? Yes sir, mind हाँ? sweep कैसे बनाया? सर बनाए सर, अभी इतना तो अभी जब करती हूँ, नहीं होता अभी है जब फिर भी। अभी जब रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा ना तब पूछ लेना क्वेश्चन, मैं इसका जवाब दूंगा, सही जवाब मुझे पता है। देखो फिर से ये रुक गया, देखो कर देना क्लास, हाँ? 20 पे क्लास एंड कर देना। 13:20, हाँ सही है। 1:30 बजे हमारी भी नमाज है भाई। यार ये क्या हो गया इसको, जाओ। सर इरेज तो हो गया। इरेज हो गया, लेकिन जो तुम्हें एरो दिखाई दे रही है, एरो एरो इरेज वाली, एरो ओ दिखाई दे रही अच्छा, है, ये चेंज रिमूव नहीं हुई है, ये नहीं रिमूव हुई। तो ये प्रॉब्लम तब आती है, अभी मैंने इसको नोटिस किया, ये प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब थोड़ा सा ये काफी टाइम से चल चुका होता है। कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी से हटा के, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सही है, ठीक। चलो देखो, सो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग कैपलस के लॉ के बारे में बात कर रहे थे। हमने फर्स्ट लॉ देख लिया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ की प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट मूव करेगा वो इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करता है अराउंड द सन। और सन कहाँ होता है, सन उसके पहले फोकस पे होता है। सन कहाँ होता है, फर्स्ट फोकस पे, ठीक है। ये आपका प्लेनेट है, ये आपका सन है। सन कहाँ होता है, फर्स्ट फोकस पे। अब हम कैपलस के सेकंड लॉ की बात करते हैं, कैपलस के सेकंड लॉ के, आ रहा है समझ में। सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, प्लेनेट जो है, प्लेनेट अराउंड द सन जो मूव कर रहा है, वो मूव करता है इन सच वे दैट their aerial velocity equal, aerial velocity is equal, equal,
एरियल वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है, यूनिफॉर्म एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या है? एरियल वेलोसिटी का मतलब है इक्वल एरिया स्वैप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया स्वैप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो हम टी टाइम की बात करते हैं, टी टाइम, तो टी टाइम में जितना एरिया यहाँ स्वैप होगा इस प्लेनेट के जरिए से, ये एरिया स्वैप हुआ ना, इतना ही एरिया बाद में भी स्वैप होगा, इतना ही एरिया बाद में भी स्वैप होगा, इतना ही एरिया बाद में भी स्वैप होगा टी टाइम। ये दोनों एरिया आपस में बराबर आएंगे टी टाइम। तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप होगा। अब कोई तुमसे कह दे कि चलिए सर आप एरियल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के बताइए, तो हम कहेंगे एरियल वेलोसिटी की वैल्यू होती क्या है? एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया स्वैप अपॉन टाइम, एरिया स्वैप अपॉन टाइम। मान लो सपोज दैट, थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये सर्कुलर है और थीटा इज इक्वल टू, मान लो सर्कुलर पाथ में मूव किया ऑब्जेक्ट, अभी क्वेश्चन ऐसा ही आ गया था किसी एग्जाम में, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मूव किया, टाइम कितना है? टाइम है मान लो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 90 डिग्री मूव करेंगे, इसकी रेडियस है 7 मीटर। सो व्हाट इज द एरियल वेलोसिटी? 10 सेकेंड में 7 मीटर मूव, 10 सेकेंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया ना, 90 डिग्री मूव किया, तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ? एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। और टाइम क्या होगा? टाइम होगा टोटल 10 सेकेंड। आ रहा है समझ में? तो थीटा की वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7, रेडियस आपका 7 × 7 और टाइम है 10 सेकेंड। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल होगा 40 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 22 × 7 154/40 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया क्योंकि मीटर स्क्वायर में होगा, इसकी यूनिट भी अलग होती है, ठीक है, यानी नियरली ऑन एन एवरेज 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये होता है एरियल वेलोसिटी का मतलब, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, हर एक लॉ का एक कंक्लूजन है, हर एक लॉ का एक कंक्लूजन है। पहले लॉ क्या है? पहले लॉ फर्स्ट लॉ ये है कि भाई तो फर्स्ट लॉ डिसाइड करता है अबाउट पाथ ऑफ प्लैनेट। तो पाथ ऑफ प्लैनेट इज नॉट फिक्स, पाथ सेम तरीके से मूव नहीं करता, बल्कि ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है कि वो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है अराउंड द सन। और दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ ये है कि मूव करता है इन सच वे दैट कि एरियल वेलोसिटी इक्वल होगी, एरियल वेलोसिटी इक्वल, ठीक है, एरियल वेलोसिटी इक्वल, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करता है, ठीक है। अच्छा, एरिया इक्वल करने के चक्कर में पता है क्या करता है? ये एरिया इक्वल करने के चक्कर में जब ये सन के करीब होता है तो बहुत तेजी से मूव करता है, और ये सब सन के दूर होता है तो बहुत स्लोली मूव करता है। ये इसका कंक्लूजन कि जब ये एरिया इक्वल करने के चक्कर में, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए टी इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इक्वल एरिया दिखाना है, तो 5 सेकेंड में तुम यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 सेकेंड में बहुत ही छोटी सी स्ट्रिप कट करोगे। आप लोग को तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल से आलिया मेरी ग्रेविटेशन की क्लास में थी पहले, आलिया मुबीन, याद करिए एक बार जब हम लोग क्लास 9 के साथ पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, आप थी शायद, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एरिया कैसे इक्वल होगा। उसका एग्जांपल मैंने बताया था, लेट सपोज दैट कि आपके घर में मान लो कि 4 भाई हैं, ठीक है, या दो भाई हैं मान लो, और मम्मी आ गई और एक बड़ा सा केक आ गया आपके पास इलेक्ट्रिकल शेप का, ठीक, आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रिकल शेप का एक क्या आ गया? केक। सन यहाँ पे, मतलब एक ये सेंटर यहाँ से मेजर किया है, और मम्मी उठाई चाकू और कट करना स्टार्ट कर दी। अब अगर एक होशियार बच्चा है वो कहेगा कि भाई लेंथ वाइज इक्वल चाहिए, आ रहा है समझ में? लेंथ वाइज इक्वल चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी लेंथ है वो एक बच्चा ले लेगा, और उतनी ही लेंथ, मान लो ये 10 मीटर की लेंथ है, 10 मीटर की लेंथ अगर यहाँ से कट कर दे तो, यहाँ से 10 मीटर की लेंथ कट कर दे तो देखने में तो लग रहा है कि भाई 10 मीटर का हमने भी कट किया, 10 मीटर का तुमने भी कट किया, तो देखने में तो लग रहा है इक्वल आया होगा, लेकिन सच बताओ क्या इक्वल आया है? नो सर। इक्वल नहीं आया। इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो लेंथ वाइज लंबी स्ट्रिप कट गई है ना, स्ट्रिप, इसे छोटा करना पड़ेगा, इसे समथिंग ऐसे करना पड़ेगा, पतला 4 या 5 का करना पड़ेगा, मान लो 4 का करना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके एरिया बराबर आएगा, एरिया अब जाके क्या आएगा? बराबर। तो हम कहेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में मान लो 10 का स्ट्रिप यहाँ कट रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में यहाँ सिर्फ 4 की स्ट्रिप कट रही है, आ रहा है समझ में? यानी यहाँ प्लेनेट बहुत तेजी से मूव कर रहा है इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट, यहाँ बहुत स्लोली मूव कर रहा है, और इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका एरिया इक्वल आ रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप कर,
इसका कंक्लूजन निकलता है सेकंड लॉ का कि जब प्लैनेट तुम्हारा नियर द सन होगा तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो, और जब प्लैनेट तुम्हारा अवे फ्रॉम द सन होगा, बहुत दूर पे होगा, तब उसकी स्पीड बहुत ही स्लो होगी। आया समझ में? इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। मान लो तुम ही मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव कर रहे हो, यहाँ एक लाइन बैठा हुआ है और तुम्हें मूव कर, तो जब तुम, अब हो सकता है 2 या 3% है मान लो, ठीक है, तो सबकी प्लानिंग क्या होगी कि जब सन के पास से गुजरे तो बहुत तेजी से गुजरे, और जब इससे दूर जाए तो स्लोली जाए। क्यों, ये होगा या नहीं? यस सर। बिल्कुल लाइन है, बिल्कुल तुम्हारा जो सन है ना वो लाइन की तरह बिहेव करता है। जल्दी। हाँ, और बाकी प्लेनेट ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो लाइन पर अटैक कर देगा, सन उन पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो प्लेनेट की स्पीड नियर द सन तेजी से हो जाती है और प्लेनेट की स्पीड अवे फ्रॉम द सन बहुत ही स्लो हो जाती है। ये सेकंड लॉ का कंक्लूजन है, ठीक है। वेलोसिटी में डिफरेंस होता है प्लेनेट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, नियर द सन अलग और अवे फ्रॉम द सन अलग। अवे फ्रॉम द सन स्लो होगा, नियर द सन फास्ट होगा। अब थर्ड लॉ पे आ जाए। थर्ड लॉ, ये सेकंड लॉ समझ में आया? यस सर। अब थर्ड लॉ पे आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ कैप्लस का थर्ड लॉ, ठीक है। कैप्लस का थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है अबाउट टाइम पीरियड। जैसे मान लो एक हमारा सन है, सन के अराउंड कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। तो कैप्लस का थर्ड लॉ कहता है कि देखो, टाइम अगर तुम्हें निकालना हो ना, तो टाइम का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, किसी भी प्लैनेट की एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन देख लो, और उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का स्क्वायर। यानी अगर तुम्हारी ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम स्क्वायर बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम होगी एवरेज डिस्टेंस, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो? जो तुम्हारी नियत 9 प्लैनेट है ना, मान लो ये सन है, इसके बाद पहला प्लैनेट होगा, इसकी डिस्टेंस सबसे कम, सेकंड प्लैनेट होगा, इसकी डिस्टेंस ज्यादा, थर्ड प्लैनेट होगा, उसकी डिस्टेंस और ज्यादा। तो थर्ड प्लैनेट तो अर्थ ही है हमारा, आ रहा है समझ में? तो उससे पहले, अर्थ से पहले जो दो प्लैनेट लाई कर रहे हैं, उसका ए कम है तो टीवी कम हो। समझ में आ रहा है? तो हमारा टाइम पीरियड कितना है बताओ? अराउंड द सन हमारा टाइम पीरियड कितना है? 24 घंटे। 24। कितना है बताओ? 12 मंथ। 365 डेज है, 365 डेज, 24 घंटे मत बोल, 365 दिन। 1 ईयर में कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन लगाता है पूरा। तो एक बात बताओ, बाकी सारे प्लैनेट, इसका टाइम पीरियड है 365 ईयर, बाकी सारे प्लैनेट उससे कम टाइम में रिवॉल्व कर जाते हैं। सर एक बार और बताइए सर, जो अर्थ से ऊपर है, जो अर्थ से ऊपर उनका टाइम पीरियड और ज्यादा होता है। कोई तो 2-2 साल 3-3 साल लगा देते हैं एक राउंड लगाने में, ठीक है। चलो अब क्लास ओवर करने का टाइम आ गया, ठीक। टाइम पीरियड पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते। ऐसे ही आते हैं कि एक प्लेनेट है अर्थ से ज्यादा दूरी पे है, तो उसका टाइम पीरियड अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा। ये सब तो ऐसे ही पिछले क्वेश्चन, वाला है खत्म हो गया। हाँ ये सर चैप्टर जैसे कंप्लीट। ही डिस्टेंस बढ़ेगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। क्या हुआ अफनान, 1 मिनट बताओ जरा। एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बिल्कुल बताएंगे। एस्केप वेलोसिटी वैसे यहाँ पे बताना नहीं चाहिए, हमारा सिलेबस है नहीं वो। एस्केप वेलोसिटी 11.2 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। चलो मैं भी बता देता हूँ, ये डाउट में बता देता हूँ, बाकी क्लास ओवर हो चुकी है। ये जामिया में आता है एस्केप वेलोसिटी। जब सर जामिया में तो 10th का सिलेबस आता है। अच्छा, हाँ 10th का ही सिलेबस आता है, लेकिन मुझे यहाँ तक याद आ रहा है एक क्वेश्चन जामिया का ही था, पता नहीं कहाँ पे रहा होगा, हो सकता है 11th-12th वाले में रहा होगा। एमयू का ही था। एस्केप वेलोसिटी में बताता हूँ। एस्केप वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे मिनिमम वेलोसिटी की, अच्छा जैसे देखो तुम कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ना, तो ये क्या करता है, कुछ दूर जाता है उसके बाद वापस आ जाता है ना? आ रहा है समझ में कि नहीं? हमारा यहाँ कहीं स्पेस अगर करता है, एटमॉस्फेयर में, स्पेस में आने के बाद ग्रेविटी जीरो हो जाती है। ग्रेविटी जीरो का मतलब अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो कर दिया ना, तो उसके बाद वो रिटर्न नहीं आ पाएगा अर्थ। तो मिनिमम वेलोसिटी देना अर्थ सरफेस से, सो दैट कि वो कहाँ पहुंच जाए, स्पेस। और स्पेस में पहुंच गया तो वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से तुमने थ्रो किया है, वो वेलोसिटी कहलाती है एस्केप वेलोसिटी, यानी प्लैनेट को छोड़ने की वेलोसिटी। और वो 11.2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है एस्केप वेलोसिटी। हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। रॉकेट की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दी जाती है। देखो रॉकेट की वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती नहीं है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर अपनी स्पीड को बढ़ाता चला जाता है ना। मैं बताऊंगा इसका रीजन बाद में बताऊंगा, वैसे अभी अभी तुम लोग इसके चक्कर में ज्यादा ना पड़ो तो ज्यादा बेहतर। रॉकेट की वेलोसिटी कम होती है,
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस डेटा को आप देख रही हैं, यस इसका मतलब सर, समझ रही हैं, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला जाए। मतलब समझ रहे हो, तुम लोग मिसाइल देखना स्टार्ट किए और देखोगे एक सेकंड बाद मिसाइल तुम्हें नजर नहीं आनी चाहिए। Yes, आया समझ में? लेकिन तुम ये बताओ, रियलिटी में मिसाइल नजर आती है या नहीं आती? जब वो स्पेस के लिए निकलती है तकरीबन मिनट तक दिखाई देती है लगातार। यस सर। आ रहा है समझ में? ये बेसिकली वन वेलोसिटी हो जाती है, सिर्फ एक वेलोसिटी, जिसे थ्रो कर दो बस छोड़ दो उसके बाद। आ रहा है समझ में? लेकिन प्लैनेट जो हमारा वो मूव करता है, मिसाइल मूव करता है, उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ फ्यूल लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो एक बार में हम इसे वेलोसिटी नहीं देते, ये फ्यूल रेगुलरली इसे वेलोसिटी प्रोवाइड करते जाते हैं, धीरे धीरे करके उसे वेलोसिटी प्रोवाइड करते जाते हैं और सेपरेट होते चले जाते हैं। आ रहा है समझ में? रेगुलरली वेलोसिटी मिलती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं मिलती, इससे बहुत कम मिलती है। ठीक है, हो गया? सर थर्ड लॉ को एक बार और समझा दें। थर्ड लॉ बेटा बस ये कहता है कि अर्थ के सन के अराउंड जो प्लैनेट मूव कर रहा है, प्लैनेट मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ठीक है, टाइम डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, ए इंक्रीज करोगे, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली कैसे रिलेट करता है? टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का क्यूब, यानी रेडियस का क्यूब, एवरेज डिस्टेंस, रेडियस कुछ भी कहें। ठीक है, लेकिन तुम ये कंक्लूजन ये निकालोगे कि भाई अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस और ज्यादा हुई, यहाँ डिस्टेंस और ज्यादा हुई, तो इसका टाइम पीरियड कम आएगा, इसका टाइम पीरियड और ज्यादा, इसका टाइम पीरियड और ज्यादा। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड T3 का आएगा, then T2, then T1। हो गया, समझ में आया? इसके बाद जो तुम्हारा फोर्थ प्लैनेट होगा ना, उसका टाइम पीरियड और होगा, अर्थ से भी ज्यादा, 365 दिन से ज्यादा। ओके, बाकी आप लोग जा सकते हो, जिसे जाना है आप लोग जा सकते हो, मैं बस ऐसे ही कुछ डाउट बता रहा हूँ। आलमा क्लास बहुत लेट ज्वाइन की, जी सर। वाई? सर मेडिसिन लेने गए थे। चलो ठीक है।